आईएमजी क्या होती है? जिसमें हम अपनी बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन या अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। ठीक है? कि सारी एसपीआरओ में बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। डन? अच्छा। कुछ जो आपकी होती हैं वो एक तो होती हैं आपकी एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर के अंदर आपकी होती हैं, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशंस, और कुछ आपकी कंट्रोलिंग एरिया, जो आपका एरिया उसके अंदर हो रही होती है। सबसे पहले आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम आके अपनी कंट्रोलिंग एरिया को मेंटेन करेंगे। ठीक है? कंट्रोलिंग एरिया हमने, अगर आपको याद हो, कि स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ा था, सबसे टॉप पे कंट्रोलिंग एरिया था। उस कंट्रोलिंग एरिया के नीचे उसकी कॉस्ट सेंटर्स और सारी चीज़ें हायरार्की लगती है, और उसके साथ जो पैरेलल आपका है, वो आपका कंट्री या कंट्री कोड होता है। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया में आते हैं। अच्छा, हम अपना कंट्रोलिंग एरिया बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग एरिया कोई भी आप नाम रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं। इधर आपको बहुत वैरायटी ऑफ लिस्ट नज़र आती है, क्योंकि ये टेस्टिंग क्लाइंट्स हैं। 100,000 बंदा टेस्टिंग कर रहा होता है, वो अपने हिसाब से उसमें कंट्रोलिंग एरियाज़ और ये सारी चीज़ें बना रहा होता है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका कंट्रोलिंग एरिया आप लाइन सजेस्ट करना चाहते हैं, वो आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ जी सीईओ Z1 से, ठीक है? इसको हम कह देते हैं और कंट्रोलिंग एरिया। ये आपका नेम जो है, इसमें कंपनी का नेम आ जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं तो हम इसको ये नहीं करते, हम इसको कर देते हैं garana.com। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2 ऑप्शंस होते हैं जो कंट्रोलिंग एरिया से रिलेटेड होते हैं। या आप कंट्रोलिंग एरिया बना दें, ठीक है? डायरेक्टली कंपनी कोड से कनेक्ट कर दें, या आप इसके अंदर कंट्री लेवल पे इसको असाइन करें और नीचे आप 10-12 कंपनी कोड असाइन कर दें। ठीक है? हमने ये चीज़ पढ़ा, देखी थी और पढ़ी भी थी। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्रॉस कंपनी पे आ जाते हैं। करेंसी टाइप पीकेआर हमारी करेंसी है। आप लोगों के केस में सऊदी रियाल होगी, किसी के केस में दिरहम होगी, किसी के केस में डॉलर होगी। तो आपने उस चीज़ को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है? चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने बना लिया था, और अब मुझे बाज़ाहिर याद भी नहीं है। हाँ, CO01 और फिस्कल वेरिएंट V6। ये सारी की सारी देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट आपको एफआई से मिलेगा। ठीक है? एफआई से आपको चार्ट ऑफ अकाउंट मिलेगा। हमें उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एफआई का कंसल्टेंट वो बना के दे रहा होगा। अगर आपने एफआई जिन्होंने सीखी है, अगर वो बनाना चाहते हैं, तो अपना पूरा स्ट्रक्चर एफआई में बना के सीओ में अपना चार्ट ऑफ अकाउंट भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। डन? ये उनके लिए है जो कि एफआई कर रहे हैं, कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं की, वो यही वाला यूज़ करेंगे जो मैंने बना दिया है। क्योंकि हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं। जब आप एज़ अ कंसल्टेंट जाएँगे कहीं पे भी, किसी भी क्लाइंट के पास, तो आपने एफआई का एरिया नहीं करना, आपने जस्ट सीओ का एरिया करना, क्योंकि आप एज़ अ सीओ कंसल्टेंट जा रहे हैं। चलिए, स्टैंडर्ड हायरार्की में हम नाम दे देते हैं इसको, PO01 ही दे देते हैं। ये क्रिएट करेंगे तो एंटर करेंगे, सिस्टम आपको ये हायरार्की क्या होती है, स्टैंडर्ड हायरार्की? स्टैंडर्ड हायरार्की कॉस्ट सेंटर की हायरार्की है। अच्छा, ठीक। हाँ, ओके। ठीक है। आप एंटर करेंगे, सिस्टम कहेगा ये हायरार्की एग्ज़िस्ट नहीं करती, आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, आपने कर देना येस। ये क्योंकि हायरार्की आपकी जो है वो असाइन होती है आपके ये कंट्रोलिंग एरिया के साथ ही। तो सिस्टम आपको यहीं पे अलाउ कर देगा इसको क्रिएट करना। डन? ये आपने जस्ट यहाँ क्रिएट करनी है, इसके साथ अब भाई हम आगे इसी के नीचे कॉल सेंटर्स भी क्रिएट करेंगे। चलिए, ये हो गया जी। इसको हम कर देते हैं सेव। ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट माँगता है, आप अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे इसको सेव कर सकते हैं।
ये सिस्टम थोड़ा सा टाइम इस पे ले रहा है, ये सिस्टम ही ले रहा है, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, जैसे आप क्लिक करते हैं साथ ही ओके हो जाता है। तो डेफिनेटली हम एक रिमोट सेशन से कनेक्ट हैं, तो इसमें हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये हमारे पास ये होस्ट हुआ हुआ होता, मीन्स कि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे होते, तो उसकी स्पीड और फास्ट होती। तो आपका जो स्टैंडर्ड हायरार्की है वो बेसिकली कॉस्ट सेंटर की एक होती है स्टैंडर्ड हायरार्की, एक होती है हमारी प्रॉफिट सेंटर की स्टैंडर्ड हायरार्की होती है। ठीक है। और बस ये दो हमारी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हायरार्कीज होती हैं। कॉस्ट सेंटर इज वन ऑफ देम। कॉस्ट सेंटर जो है वो आपका ऑपरेटिंग कंसर्न के साथ उसकी असाइनमेंट होती है। इसी तरीके से जब हम उसकी करेंगे, प्रॉफिट सेंटर की हायरार्की क्रिएट करेंगे, उसकी भी असाइनमेंट उसके एरिया में जाके होगी। ठीक है। मगर इधर कॉस्ट सेंटर की हायरार्की आपकी इनिशियल स्टेज पे ही एक्टिव हो जाती है, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं वो सिर्फ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एलिमेंट तक एक्टिव करते हैं, बाकी मॉड्यूल्स को एक्टिव नहीं करते, जिसमें प्रॉफिट सेंटर भी नहीं आता। क्योंकि प्रॉफिट सेंटर का भी आपका रेप्लिका जो है वो फंक्शनल मॉड्यूल्स या आपके फंक्शनल एरिया या आपका दूसरा जो है वो सेगमेंट्स बन गए, जो कि एफआई के अंदर होते हैं। ठीक है। पहले नहीं होते थे, पहले वो सीईओ के पे ही डिपेंडेंट थे, तो इसलिए प्रॉफिट सेंटर अलहदा है। ये क्या हो गया, ये तो रुक ही गया है। ये हमारा चला है आगे। अच्छा जी, ये हो गया जी। अब इसके साथ हम कंपनी कोड को असाइनमेंट करते हैं। मैंने कंपनी कोड की लिस्ट बनाई थी, ये देखें जी। ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 ही बनाए थे। ठीक है, एक मेरा था, बाकी 5 थे। तो उज़ैर के लिए मैं बना दूंगा, या अगर आप में से कोई बनाना चाहता है तो आप अपना कंपनी कोड बना सकते हैं। मैंने जैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट लगाया, सिस्टम ने चार्ट ऑफ अकाउंट को देखते हुए वही वाले कंपनी कोड सिस्टम ने मुझे शो कराए हैं, जो कि उस चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक्ड है। ठीक है, पॉइंट गेट करके मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट लगाया, चार्ट ऑफ अकाउंट से जो हमारे कंपनी कोड उस चार्ट ऑफ अकाउंट पे लिंक्ड है उसकी लिस्ट यहाँ पर खुल जाती है। ओके। अब अगर ओके। इसमें मैं अगर मैं ये सारे के सारे लगा दूंगा इसी को, तो सिस्टम फिर आपको कोई भी ये कंपनी कोड नहीं दिखाएगा अगले, जो आपके टेस्टिंग के लिए होगा। तो अभी फिलवक्त मैं इसमें एक ही लगा देता हूँ, राइट। क्योंकि जो भी एक एक को साइन हो गया वो दूसरे को साइन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया सिस्टम में एक ही हो सकता है, 10 तो हो नहीं सकते। इसका मतलब एक 10। कंपनी के लिए एक ही कंट्रोलिंग एरिया होगा, एक से ज्यादा नहीं होगी। जी 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 जी, ये तो पहला थंब रूल है ना। आप एक को 3 या 4 कंट्रोलिंग एरिया क्यों लगाएंगे, उसकी तो लॉजिक ही कोई नहीं है। लेकिन एक एरिया में ज्यादा कंपनियां तो आ सकती हैं। नहीं नहीं, एक एरिया में से क्यों, वो तो अभी हमने देखे कॉन्फ़िगरेशन का पहला स्टेप ही हमने ये किया हाँ, कि हम क्रॉस कंपनी कर रहे हैं या हम कंपनी कोड एज अ कंट्रोलिंग एरिया। एरिया बना रहे हैं। अगर तो हम कंपनी कोड एज अ कंट्रोल वो एरिया बनाते हैं, तो सिस्टम ने क्या करना था, एक ही कहना था कंपनी। इनमें से कोई उठाओ, इसको एज अ कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन कर दो। बिल्कुल। ठीक है, इनमें से कोई उठाओ और बना दो। ठीक है। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि हम क्रॉस कंपनी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मल्टीपल लगाएं। मल्टीपल कंपनी बना। ठीक ठीक है। है, हमें ऑप्शन दे रहा है, मगर अभी हम एक ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो है ना, वरना ज़ाया हो जाएंगे, आप यूज नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोग ने ठीक। अपनी कॉन्फ़िगरेशन एफआई की खुद की, तो सिस्टम आपको अलाउ कर देगा। ठीक। ठीक है। और बेहतर ये है कि जिन्होंने एफआई का कोर्स कर लिया इससे पहले,
अगर वो अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बना के लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और वो अपना अच्छा स्ट्रक्चर बना भी सकेंगे, जो उनकी एक तो पीछे से एक दोबारा भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो काम आपने एफआई में किया होगा, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें एक्टिव नहीं करनी होती हैं, उसमें कंपनी कोड एक्टिव करना होता है, कंट्री एक्टिव करनी होती है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होता है, फिजिकली वेरिएंट बनाना होता है और उसकी असाइनमेंट है और आपका पीरियड ओपनिंग क्लोजिंग का वेरिएंट बनता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे बना के तो उसके बाद कंट्रोलिंग एरिया बना सकते हैं, राइट? सर ये मिल जाएंगे अभी 3 मिनट नमाज के लिए? 3 मिनट, शफ़क़त साहब को 3 मिनट नमाज़, शफ़क़त 15 मिनट दे दें, हैं? 15 मिनट में जो है चलिए ना, इसको ठीक है क्योंकि मैं तो स्टिल ऑफ़िस में ही बैठा हूँ अभी क्योंकि बाहर ठीक है, इतना कोई रश मसला है नहीं। आज, इतना रश है कि आज बिल्कुल ही फँस गए। ख़ैर ये था नहीं इतना बड़ा सेशन, ये जो है ना ये हाँ वो इतना बड़ा उसकी वो मसला नहीं है, ये सिस्टम परफॉर्मेंस ही के हटा है। मसले हैं सर, वो परफ़ॉर्मेंस ही माशाल्लाह परफ़ॉर्मेंस वहाँ ही पे भी इतनी आ रहे हैं, हमें काफी मसले आ रहे हैं परफॉर्मेंस के। नहीं आप लोग जो पहले कर चुके हैं वहाँ पे आप लोगों को भी इश्यू आया है काशिफ़? काशिफ़ नहीं आप हैं? इतना स्लो तो नहीं चल रहा था, सही चल रहा था उस टाइम में। नहीं, फिर मेरा ख़्याल है कि मैं इन पे एक जो है इंटरनेट ना का इनके कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, मैं फिर बात करूँगा आज जो है ना हसन साहब से भी कि यार ये बहुत स्लो है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी चीज़। अब ये देखें एक एक सेफ पे अगर इतना टाइम ले जाएगा, तो हम आगे कैसे जाएँगे? हालाँकि नहीं मैंने इस जो लास्ट सेशन मतलब लिया कि था ना, इस आपने जब कॉन्फ़िगरेशन की होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा इसका, या उस वक्त ठीक चल रहा था? नहीं, हम जब एफए कर रहे थे उस टाइम ठीक चल रहे थे। इसको चलिए इसको जो है मैं बात करता हूँ उनसे कि इसको देख लें कि थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है तो हमें बता दें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा फ़ास्ट चले वरना तो पूरे-पूरे उसमें अगर हम 2-3 ही स्टेप्स कर सकेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ जी ऐसे ही है। हाँ। उधर एफए के सेशन में तो हमें इतने मसले आ रहे हैं कि वो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सर आप रिकॉर्डिंग करके ले आया करें पहले घर से, फिर जो है ना आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। नहीं तो आप लोगों का अभी भी एफआई का सेशन चल रहा है? हाँ जी एक सेशन चल रहा है, मैंने वो जरा अर्जेंट बेसिस पे कनेक्ट करवाया था अपने आप को, वो रात को 10 बजे होता है। अच्छा। कंट्रोलिंग एरिया बनाते हैं। जी तो उसका नुकसान क्या होगा कि जो आपका कंट्री लेवल है, जी उसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकेगी राइट। कंट्रोलिंग एरिया पे, ठीक है? कंसोलिडेशन नहीं हो सकेगी। अगर ठीक आप 3-4 कंपनीज़ को कंट्रोलिंग एरिया के अंदर लगा देते हैं, तो ठीक आपकी है कंसोलिडेशन आसान हो जाएगी। तमाम का जो डाटा है, वो सीईओ के अंदर आ जाएगा, तमाम तीनों कंपनीज़ का, ठीक है। ठीक है? आपकी तीनों कंपनीज़ का जब डाटा उसके अंदर आ जाएगा, तो आपके लिए रिपोर्टिंग और हर चीज़ करना आसान है, ना कि आप सिक्योरिटी 3-3 के मसले तो कंट्रोलिंग नहीं एरिया आएंगे? किसके? सिक्योरिटी के अलर्ट में अगर डेटा तो नहीं देखिए, आएगा? ये सारी चीज़ें ऑथराइज़ेशन अगर ठीक 1000 3000 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? जी 1000 को नहीं देख सकता अगर आपने ऑथराइज़ेशन नहीं दी है। अगर आपने ऑथराइज़ेशन दी है तो आप पूरी कंपनी को देख लें फिर। और विद ऑथराइज़ेशन, ऑथराइज़ेशन जो है वो बेसिस की टीम कर रही होती है ठीक है? तो वो जो बेसिस की टीम उसको जो ऑथराइज़ेशन देगी जो वही इसको इस टी कोड की ऑथराइज़ेशन है वो उससे ज़्यादा आगे एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ठीक है? है आपकी विद ऑथराइज़ेशन कंट्रोल होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये अब हम एक्टिव करने जा रहे हैं कौन-कौन से मॉड्यूल्स हमने एक्टिव करने हैं, इसके अंदर जो सब मॉड्यूल्स हैं। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है? मैं वापस आ जाता हूँ। एक्टिवेट पे क्लिक किया, इस तरह का बन गया है। मैं न्यू एंट्रीज़ पे क्लिक कर वो कह रहा है कि किस फिस्कल ईयर से आपका कंट्रोलिंग एरिया एक्टिव हो रहा है। फर्ज़ करते हैं कि आपने सैप में काम कर रहे हैं, आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि सीओ एक्टिव कर दें। जब आप गए तो आपको पता चला जनाब कि वहाँ पे सैप 2018 से एक्टिव है। तो अब आप क्या 2018 से कंट्रोलिंग एरिया को एक्टिव करना चाहते हैं या 2023 से करना चाहते हैं? मीन्स 2020 2018 से 2023 जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा आप एक्टिव कर सकते हैं।
2018 से सिस्टम आपको कुछ चीजों में अलाउ करता है कि आप बैक डाटा पोस्ट करें कंट्रोलिंग एरिया में, ठीक है, ट्रांजैक्शन जिससे हम जैसे कि फोपा का डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी कॉस्ट सेंटर की पोस्टिंग्स कर सकते हैं में। तो अगर आपने 2023 से किया और सिस्टम आपका 2018 से चल रहा है तो 2023 से पीछे सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये डिसीजन आप है कि आपने सिस्टम को कब करना है, राइट। आज ही सैप लगने जा रहे हैं और आज ही हम उस पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम फिर 2023 ही करेंगे। ओके, अच्छा, ये आपका जी इन्फिनिटी होता है, इसका टाइम पीरियड लाम है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अगर इसके बीच टाइम फ्रेम वहां तक खत्म करके नया टाइम फ्रेम सिस्टम एरिया नया बना देता है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि कौन कौन से, बिल्कुल, हम कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिव करेंगे, इंटरनल ऑर्डर को भी हम एक्टिव करेंगे, कमिटमेंट मैनेजमेंट को भी एक्टिव करेंगे। इसको अभी रहने देते हैं। ये कमिटमेंट और मैनेजमेंट कहाँ से आ रही होती है? कमिटमेंट मैनेजमेंट ये आपका जो है वो यूज हो रहा होता है बजटिंग के लिए। ठीक है, इसको सैक बोल सकते हैं या वो अलग चीज है? क्या बोल सकते हैं? सैक वो जो एनालिटिक्स क्लाउड है, नहीं 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 नहीं, ये और कमिटमेंट चीज? मैनेजमेंट, हाँ कमिटमेंट मैनेजमेंट ये है बॉस के आपने पीआर बनाई, जी। ठीक है, और पीआर पे आपने सिस्टम में कहा कि जी हम जो भी आइटम है इसको बजट बेस करते हैं। ओके, ये वो जो जीएल लेवल पे बजट रखते हैं हम। नहीं, जीएल वाला फंड्स मैनेजमेंट होता है, ये ठीक है। इंटरनल ऑर्डर के ऊपर होगा। तो सिस्टम इसके ऊपर उस अमाउंट को जिससे आपने पीआर की होगी उसको अमाउंट को अपने पास होल्ड कर लेगा कि आप इस बजट को एक्सीड ना कर सके। बेसिकली क्या है कि वो जस्ट एक एंट्री है, अभी उसके है। अगेंस्ट एक्चुअल कुछ नहीं कंज्यूम होगा, ठीक है। ठीक है। तो वो कमिटमेंट के अंदर अपनी एक वैल्यू डालता है, तो कमिटमेंट मैनेजमेंट एक्टिव होगा तो सिस्टम इसके अंदर वैल्यू फेंकेगा, अदरवाइज वो कमिटमेंट नहीं रिकॉर्ड सेव करेगा अपने पास, ठीक है। ठीक है। ठीक प्रोजेक्ट सिस्टम से हमारा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि हम प्रोजेक्ट सिस्टम को नहीं देखेंगे तो इससे हम नहीं एक्टिव करेंगे। सेल ऑर्डर कॉस्टिंग के ऊपर सेल ऑर्डर कॉस्टिंग को एक्टिव किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे सेल ऑर्डर एक्टिव हो, कॉस्टिंग एक्टिव हो, वहां पे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एमटीओ, एमटीओ, हाँ, मेक टू ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कोई एक होता है हमारा एमटीएस, मेक टू स्टॉक, एक होता है एमटीओ, एमटीओ जो कि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम प्रोडक्शन करें या हम खुद से प्रोडक्शन करें और मार्केट में भेज दें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ उसके हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। रियल स्टेट मैनेजमेंट, ये हम रियल स्टेट मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे अभी। रियल स्टेट मैनेजमेंट का अपना एक पूरा प्रोसेस है अलहदा से, अगर वो हो तो आप इधर एक्टिव करते हैं फिर इसकी अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है। तो हम रियल स्टेट मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे। रियल स्टेट क्या है, जैसे कि पार्क व्यू आपका है, उधर सैप लग जाए, आपके बहरिया टाउन में सैप लग जाए, तो वो रियल स्टेट्स हैं। ये अभी आपने बोला एमटीओ के लिए सेल्स ऑर्डर है, तो मेक टू स्टॉक के लिए कौन सी ऑप्शन रहेगी? इसके लिए और मेक टू स्टॉक के लिए मेक टू स्टॉक तो अ, आपका सिंपल इसमें चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। उसके लिए मेक कुछ टू स्टॉक ऑप्शन? नहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अब मेरी कंपनी दोनों चीजें मिक्स कर रही है, लाइक एक वर्कशॉप चल रही है वो मेक टू ऑर्डर चल रही है, दूसरी वर्कशॉप मेक टू स्टॉक चल रही है, तो इन दैट केस यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया में कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? नहीं, अगर आपका उसमें अगर मेक टू ऑर्डर चल रहा है तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ओके। मतलब दोनों चल रहे हैं ना, हमारे पास भी दोनों चल रहे हैं, मेक टू बट ऑर्डर ठीक है, भी तो और। आप बट ठीक है आप ठीक इसको है। क्लिक कर देंगे, वो कोई इशू राइट। नहीं है। आप ठीक क्लिक है। करते हैं इसको, कोई बड़ा मसला नहीं, ठीक है जी। प्लस ये वेरिएंसेस ये हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर के स्टेप में से हैं, जो अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोजिंग के कुछ स्टेप लिखवाए थे, उसमें सेकंड लास्ट स्टेप था सेटलमेंट से पहले वेरिएंस कैलकुलेशन का, याद है आपको? ठीक है, तो ये वहां पे एक्टिव होता है। तो हम इसको क्योंकि आज ही हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने सारा तो करना ही करना है कंप्लीट अपना पूरा, तो हम इसको एक्टिव कर देंगे। आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक्टिव जो होता है वो यहाँ से नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी के सेगमेंट के ही हेड के अंदर से होता है। जब हम उसको वहां से एक्टिव करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन टिक हो जाएगा, वो मैं आपको लाके उस टाइम पे तक पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका हुआ है। हम यहाँ से एक्टिव नहीं कर सकते उसको,
ठीक है, कुछ चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, कुछ चीजें हम उनके सब मॉड्यूल्स के अंदर जाके एक्टिव करेंगे। डन हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सर अब ये इसमें जो कॉल सेंटर था इसमें 3 या 4 ऑप्शंस थी, वो कौन सी ऑप्शन थी जो अभी देख मिस लेते करते हैं? हैं, देख लेते हैं, वापस आते देख लेते हैं। ये हेल्प डॉक्यूमेंट है सर? मैं आपके साथ ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ना, ये सारे शेयर करूंगा मैं आपको, कैसे कॉन्फ़िगरेशन। मैं तो एक तो स्टेप्स आपको करके दिखा रहा हूँ ना, मगर मैं आपको तमाम ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। एक ये है, एक और भी मेरे पास पड़ा है, 2-3 है। अच्छा जी, इसमें आपके पास देखिए जी, कुछ एक तो होता है कि हम कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करते हैं, प्योरली एक्टिव करते हैं, ठीक है। हम क्या कॉस्ट सेंटर को खाली वैलिडेशंस के लिए भी अपडेट कर ओपन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशंस लगाते हैं। वैलिडेशंस क्या होती हैं कि अगर ये चीज हो तो ये लग जाए, ठीक है। तो आप वैलिडेशंस भी सिस्टम में लगा सकती हैं कि अगर ये जीएल लगे तो इस जीएल के साथ हमेशा अपने इसी कॉस्ट सेंटर को पिक करना, ठीक है। ये वैलिडेशंस है। अगर इतनी वैल्यू हो तो इस वैल्यू को उठा ले, वैल्यू बेस्ड भी वैलिडेशंस लग जाती है। तो सिस्टम में अगर आप कॉस्ट इस कंपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशंस के लिए एक्टिव करना चाहते हैं, तो तब भी आप ये काम कॉस्ट सेंटर्स एक्टिव कर सकते हैं। मगर आपका जब आप इसको अगर फुल भी एक्टिव कर देते हैं, तो तब भी आपकी इसमें वैलिडेशंस लग जाती है। ये जो इसमें इंडिकेटर में आ रहा है जो चेक बॉक्स थर्ड वाला, वो इसी से लिंक है? थर्ड वाला कौन सा चेक बॉक्स है सर? अदर इंडिकेटर में जो एक चेक बॉक्स लगा हुआ थर्ड। COCD वैलिडेशन अदर इंडिकेटर्स अदर नहीं, इस ऑप्शन में नहीं, नीचे पीछे जो हटा है। सेकंड ब्लॉक बना हुआ है उसमें। हाँ, ये जो नीचे ये वाला जी COCD नहीं, वो वैलिडेशन। तो कंपनी कोड वैलिडेशंस है। वो अच्छा, कंपनी ठीक कोड, वो ये कि दिस इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर वैलिडेशन, है। ये ओके, कंपनी कोड वैलिडेशंस है। ठीक है, आपकी जो वैलिडेशंस है ना, वो आपकी एक तो कॉस्ट सेंटर पे वैलिडेशन लग जाती है, ठीक है, दूसरी वैलिडेशन आपकी प्रॉफिट सेंटर पे लग जाती है, ठीक ठीक है, है। क्या आप और तीसरी वैलिडेशंस जो ड्राइव करता है वो आपकी कोपा में लग जाती है। ये मैं आपको सीओ के एरिया से बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी जो वैलिडेशंस है वो एफआई के एरियाज में भी लग जाती है। ठीक वो है। आपने जिन्होंने एफआई किया होगा उन्होंने उसको उस सेक्शन को जरूर कवर किया होगा। तो वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया कि आपने कहा कि ये जीएल लगे, एग्जांपल है, ठीक है। आप इससे आगे फिर जो भी चीज ड्राइव करना चाहते हैं कर सकते हैं। जीएल ये लगे आए तो सिस्टम ऑटोमेटिक सेंटर ये वाला इस पे एंट्री पोस्ट कर दे।
दिस इज नोन एज राइट। ओके। तो अगर हम सिर्फ कॉस्ट सेंटर को वैलिडेशन के लिए करें एक्टिव, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमने क्योंकि एक ओवरऑल काम करना, तो हर जगह पे आप जहां पे भी देखेंगे वो बाकी दो ऑप्शंस कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं होते, हमेशा पहले से ऑप्शन सिलेक्ट होता है कि हम इसको एक्टिव कर रहे हैं, राइट। अच्छा, चलिए जी, ये हमारा जो कंट्रोलिंग एरिया है एक्टिव हो चुका है। और ये देखें 2023 से इसके अंदर वैल्यूज भी टिक लग चुकी है। और अभी हम इसको जाके बैक में देखेंगे तो हमें सिस्टम दिखा भी देगा कि हमने ये बनाया। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया एक्टिव हो चुका है। डन हो गया जी। और इसको हमने एक हमने लगा भी दिया है। अगर मैं फर्स्ट करते हैं कि एक और बनाता हूँ कंपनी को कंट्रोलिंग सिस्टम, जो पहले वाला है वो मुझे कंपनी कोड नहीं दिखाएगा। मैं सेव नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, पहला वो खा गया, पाल था वो, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, अब सिस्टम मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं एक और असाइन करूं। गॉट माय पॉइंट। हाँ एक जी। एक कंपनी कोड एक के साथ ही असाइन होगा, दो तीन के साथ असाइन नहीं होगा। चलें, ये बाकी जो है कंपनी कोड्स ये आपके हैं, आप लोग जब टेस्टिंग करें तो एक एक करके उसको यूज कर लें। सेव करेंगे। अच्छा जी, हम ट्रोलिंग एरिया जी मेंटेन हो चुका है। और अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि ये COZ1 Garana.com राइट हो गया जी, हमारा कंपनी कोड बन चुका है। अब हम आते हैं जी इससे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि होता है हमारा वर्जन और ये नंबर रेंजेस। नंबर रेंजेस COZ1 आपने यहाँ पर दे देना। ठीक है, और हम इधर आएंगे ऊपर के ऊपर। नंबर रेंजेस क्या होती है? ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर डॉक्यूमेंट के साथ सेट असाइन करता है। अगर ये नंबर रेंज नंबर ना हो तो फिर सिस्टम की ट्रेसेबिलिटी खत्म हो जाए। ठीक है, आप कोई एफआई का डॉक्यूमेंट भी पोस्ट करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम जनरेट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से सिस्टम आपका सीओ के भी डॉक्यूमेंट्स को एक यूनिक नंबर जनरेट करता है जब आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। फिर जब भी आप उस डॉक्यूमेंट नंबर को कहीं पे एंटर करके जो इनकी रिपोर्ट्स है उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम वही डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेगा जो इस पे पोस्ट हुआ है। अगर ये ना हो तो फिर आपकी ट्रेसेबिलिटी सेट में खत्म हो जाए। तो नंबर रेंज जो आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जी, इसमें काफी ज्यादा बने हुए होंगे तो लिहाजा हमने तो अपने वाले से ही असाइन करना है जो हमें चाहिए होगा। ठीक है जी, COZ1 में कोई भी असाइन नहीं है बेसिकली, तो टाइम के साथ ये सारे के सारे ही असाइन हो जाएंगे। मगर अभी मैं आपको असाइन करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करना है। क्रिएट कर, ये नंबर रेंजेस जो है वो आप हर ट्रांजैक्शन के लिए इसके साथ अटैच करेंगे? जी आप ट्रांजैक्शन के लिए इसको बनाना पड़ता है। ये मैंने जी नंबर रेंज क्रिएट कर लिया।
तो जब भी डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा तो ये नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके एफआई में बहुत ज्यादा नंबर रेंजेस बनती हैं, मगर सीओ में आप एक भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर ट्रांजैक्शन की अलहदा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अगर तो फिर आपको यहाँ पे इंटरवल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने एफआई में जिन्होंने काम किया उन्होंने इंटरवल्स दी, उनकी जरूरत है। सीओ के लिए हमें इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेसेबिलिटी सारी एफआई से हो जाती है। अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने उसको बना दिया। अब हम इसको असाइन करेंगे कॉइन को। ये देखें आ गया 01, इधर क्लिक करके ओके करेंगे, ये कॉइन ऊपर से गायब होके नीचे चला जाएगा। ये कॉइन यहाँ पर असाइन हो गया। ठीक है, अभी मैंने कॉइन क्यों असाइन किया, क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी पोस्टिंग सीओ की एफआई से हो वो हमें अलाउ कर दे। अगर तो ये हमने सारी ही जब हम करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनमें से बहुत सारी हम यूज कर देंगे। कुछ ऐसी होंगी कि ज़ाहिर फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो हम यूज नहीं करेंगे इसको, मगर इसमें से बहुत सी हम यूज करेंगे। जैसे एक्चुअल एक्चुअल सेटलमेंट है, हम करेंगे इसको यूज। हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होगी, ये सारी हमारी यूज होंगी इनमें। ठीक है, तो जब होंगी तो हम उसको एक्टिव कर लेंगे। ये तो जैसे जैसे एंट्री करते रहेंगे जो जो आता है और एक्टिव करते रहेंगे, राइट? बस एक सेशन चल रहा था, एक सेशन चल रहा था मेरा। ठीक ठीक ठीक। जी सॉरी, मैं जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शन आते रहेंगे हम एक्टिव करते रहेंगे। ये अभी तो जी जी सारी जी जी एक्टिव जी जी कैटेगरी होती हैं। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अगर करना भी चाहे मैं सारों को सेट करके तो असाइन कर दूं, मेरी सिस्टम एरर नहीं देगा। मगर अच्छा है कि हम एक एक करके करें, ताकि हमें पता हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन के साथ कौन सी चीज असाइन होती है। राइट, फिर आते हैं जी हम मेंटेन वर्जन्स के ऊपर। अच्छा, मेंटेन वर्जन्स में जो बाय डिफॉल्ट वर्जन है, ये पूरी दुनिया में यूज हो रहा होगा। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं अपना भी बना लो। तो 1 2 ये हर जगह यूज हो रहे होंगे, और 0 जो है वो एक्चुअल पोस्टिंग के लिए है, 1 आपकी प्लान पोस्टिंग के लिए। ठीक है, जो 0 जगह यूज हो रहा होगा, और ये जो इतने आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको किसी जगह पे नजर नहीं आएंगे। उसकी रीजन क्या है कि टेस्टिंग क्लाइंट है, हर कोई अपना बना के अपने लिहाज से उसको चलाना चाहता है। आप भी बना लीजिएगा अपना। ठीक है, अगर आपने अपना बनाना है, उसमें सबसे आइडियल क्या होता है कि जो ये स्टैंडर्ड है ना, इसकी आप कॉपी बना लें अगर आप अपना बनाना चाहते हैं। वरना आप इसी को ही यूज, वर्ल्ड वाइड ये यूज हो रहा होगा। आई एम डैम श्योर, मैंने पाकिस्तान में किसी और कंपनी में 0 के अलावा यूज होता नहीं देखा, क्योंकि स्टैंड यही यूज होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएं। लोगों ने बनाए हैं, देखें, किसी ने आर बनाया है, किसी ने टी एस यू सारे बनाए। लेकिन इस वर्जन में हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो तो मैं भी आगे आपको बताता हूँ जब वर्जन में क्या डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, वर्जन पे हम लोग जो सबसे पहले डिफाइन करते हैं वो कंट्रोलिंग की सेटिंग्स को करते हैं। कंट्रोलिंग एरिया CO01। ठीक है, के अंदर हम फिजिकल ईयर को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप इंटीग्रेटेड प्लानिंग को भी एक्टिव कर सकते हैं, और इसके अंदर बेसिकली क्या है डालते हैं हम, इसका जो, अभी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली जो आपके एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट हमारे जो स्टैंडर्ड में यूज होता है, ये आपको एफआई वाला बता देगा कि उसने पी यूज की है। ठीक है, ये आपको एफआई वाला बताएगा कि उसने कौन से स्टैंडर्ड रेट। ये एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं कि मैं डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, डॉलर में भी कर रहा हूँ, तो आपका एक्सचेंज रेट हमारे से डिफरेंट होता है। तो सिस्टम उसके हिसाब से अपनी एक कन्वर्जन पोस्ट करता है। राइट, ओके। तो और एक्सचेंज ये रेट्स भी एफआई में मेंटेन हो रहे हैं, राइट? रेट तो आपके होते ही एफआई में मेंटेन है।
ठीक है। अब उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसने उसको M यूज किया, ये options है इसमें जो है ना, जब आप F4 लेंगे ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप P ले लें, M ले लें, जो भी है, मगर आपने वो लेना जो FI में यूज होगा, राइट। ओके ये आपको आएगा कि उसमें उन्होंने कौन सा यूज किया है। डन हो गया जी। और जब प्राइस कैलकुलेशन का जो ताल्लुक है हमारा, वो बेसिकली प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है। जब हम उसमें प्रोडक्शन में जाएंगे, कॉस्ट जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, तो उसके अंदर फिर हम जाके ये कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर और इन चीज़ों को एक्टिव करके तो यहाँ पर उसकी असाइनमेंट करेंगे। इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग कंसर्न अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग कंसर्न जो है वो कोपा से होता है। जब हम कोपा कनेक्ट लिंक करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग कंसर्न में भी उसके वर्जन है, इसको हम एक्टिव कर रहे होंगे, ठीक है। मगर ये टाइम टू टाइम ये भी सारे आपके तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे होंगे, सिवाय लास्ट के, क्योंकि प्रोजेक्ट सिस्टम से हमारा लेना देना नहीं है। प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग भी जब हम करेंगे तो उसमें भी हम इसको एक्टिव करेंगे। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग एरिया में फिस्कल ईयर को एक्टिव होना जरूरी था, ठीक है, जिसको भी हमने एक्टिव कर दिया है, राइट। कोई पॉइंट? पॉइंट चले, यहाँ तक जो है हमारा आज का जो कंट्रोलिंग एरिया है वो हमारा क्रिएट हो गया है। विथ हमने उसके अपनी नंबर रेंज भी उसके साथ असाइन कर ली है, और इन द लास्ट हमने वर्जन भी उसका असाइन कर दिया है कंट्रोलिंग एरिया के साथ, ठीक है। ये यहाँ से आपका सीओ एक्टिव हो चुका है, राइट। सीओ एक्टिव हो चुका है आज की तारीख में। अब इससे नेक्स्ट जो है हमारा, जो सिस्टम में हमने जो काम करना होता है, कॉस्ट सेंटर की तरफ जाएंगे। डन। शफकत, आपने जो है, बाकियों के पास तो अपना सैप है, आपका भी अपना ही सैप है, मगर आपने एक इसी यूजर को यूज करते हुए अलहदा से कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना, राइट। ठीक आपने है। इसको यूज नहीं, आपने इसको यूज नहीं करना, क्योंकि मैं ठीक इसमें है। फर्दर टेस्टिंग करके आगे लेके जाऊंगा आपको, तो आप अपना यूज कीजिएगा, मैं अपना यूज करूंगा, राइट। और बाकी तो ठीक आप लोग अपने यूजर से अपना ही बनाएंगे, राइट जी। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट है तो प्लीज काइंडली मुझे बता दें। ये तो हम कल जब प्रैक्टिस करके आएंगे तो फिर ढेर सारे सवाल पूछेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ढेर सारे, आप 100 सवाल पूछने कोई मसला नहीं है। सवाल से ही होता है कि हमारे लिए भी आसानी होती, हमें भी और ज्यादा लर्निंग हो जाती है, और आप लोगों की तो इंशाल्लाह होती रहेगी, ठीक है। ठीक है।